बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 2 भारतीय लोक प्रशासन। हम अपनी चर्चाओं में इन दिनों भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य समझ रहे हैं। अपने पिछले लेसन में हमने भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 जो कि आपातकाल है, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित है, इसकी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने समझा कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किस प्रकार करी जाती है, वह लागू किस तरह से होती है, तथा हम आखिर में यह समझ रहे थे कि आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत इस आपातकाल की घोषणा के क्या संवैधानिक प्रभाव होते हैं। जो यह घोषणा है उसके लागू होने के समय, उस दौरान, उस समय अवधि में हमने जाना कि 19वें अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर से है शामिल, 19वें अनुच्छेद के अंदर जो 6 स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं, उन स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया, उन स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया जाता है। 7वीं जो स्वतंत्रता थी उसे 44वें संशोधन के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया था। इसलिए 6 स्वतंत्रताएं हम बात करते हैं, वे आपातकालीन समयावधि में स्थगित हो जाती हैं। तो ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जो कि इन व्यवस्थाओं को स्थगित रखें। आर्टिकल 352 के अंदर जब हमने 44वां संशोधन किया तो यह उसमें जोड़ा गया कि अगर यह आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू किया गया है तो अनुच्छेद 19वें की जो व्यवस्थाएं हैं उनको स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो कानून निर्मित किए जाएंगे, उन कानूनों के साथ यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि वह कानून लागू की गई आपात स्थिति की घोषणा के कारण बनाए गए हैं। आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात ऐसे कानून तत्काल ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये स्थगित हो सकती हैं केवल बाहरी आक्रमण की स्थिति के दौरान। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर ये स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं होती हैं। दूसरी हमने बात ये समझी कि मूल संविधान में व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित कर सकता है। अर्थात संकट काल में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे, लेकिन 44वें संशोधन में के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी
जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। यानी ये जो दो स्वतंत्रताएं हैं, जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत जा सकेंगे। तीसरी बात हमने समझी कि संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अर्थात राज्य सूची में दिए गए उन विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और केंद्रीय सरकार सशक्त हो जाती है। अगली बात यह समझी कि संघ की कार्यपालिका को यह शक्ति मिल जाएगी कि वह राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सकें कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इसी प्रकार हमने यह भी समझा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संघ और राज्यों के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसे आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। यहां तक हमने पिछली चर्चा करी थी। अब एक और प्रभाव हम इसके बारे में जिक्र करते हैं, जिसका कि संविधान के 43वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही लागू नहीं होगी जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा लागू की गई है, अपितु संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद के कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस समय तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि के किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। यानी जब हम आर्टिकल 352 के तहत किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा करेंगे तो संघ कार्यपालिका शक्ति तथा संसद के कानून बनाने की शक्ति पूरे भारत की सीमा जहां की सुरक्षा के लिए संकट हो, पूरे भारत की सीमा तक भी लागू हो सकता है या उस भाग में भी लागू हो सकता है जहां की सुरक्षा के लिए संकट हो। तो हम यह देख पाए हैं कि आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकालीन घोषणा है उसका बहुत ही विस्तृत संवैधानिक प्रभाव है। और अब हम चर्चा को इस तरफ ले जाते हैं कि हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल कब कब लागू हुए और व्यवहार में इसका प्रयोग कैसे किया गया। 352 के तहत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। व्यवहार में इसका उपयोग 3 बार हुआ है। सबसे पहला 1962 में भारत पर चीन के और 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में, और तीसरी बार जून 1975 में जब आंतरिक अशांति की आशंका के तहत लगाया गया था। 1962 में नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एरिया है, NEFA नेफा, वो लद्दाख और तथा दूसरा लद्दाख क्षेत्र में चीन ने आक्रमण किया। यह आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने संकट काल की घोषणा की। राष्ट्रपति ने अपनी उद्घोषणा में कहा कि भारी आक्रमण के कारण संकट काल की स्थिति विद्यमान है। 8 नवंबर 1962 यह घोषणा हमने कब देखी भारत में, इसे 26 अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया और 8 नवंबर 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 और 22 को स्थगित कर दिया गया और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने के अधिकार को भी स्थगित कर दिया गया।
14 नवंबर 1962 को अनुच्छेद 14 भी स्थगित कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1962 को ही भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया। भारत प्रतिरक्षा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम और भारत प्रतिरक्षा संपत्ति अर्जन एवं अधिग्रहण नियम आदि भी इसी अधिनियम के आधार पर बनाए गए। 1962 में जारी की गई यह संकटकालीन घोषणा 1968 तक जारी रही। यानी आप देखिए, जब हमने 1962 में चीन की तरफ से आक्रमण हमारे देश के ऊपर पाया, तो तुरंत ही 26 अक्टूबर 1962 को यह आपातकाल की घोषणा लागू कर दी गई। अब उसके पश्चात जो मैंने डेवलपमेंट्स अभी आपको बताए, वह इसलिए मैं आपको लिस्ट कर रहा हूं, जैसे कि आपको मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि संवैधानिक क्या प्रभाव पड़ता है उसका, वह हमने प्रैक्टिकली उस समय देखा कि कैसे केंद्र सरकार ने समय समय पर कुछ ऐसे कानून बनाए जो आपातकाल से निपटने के लिए जरूरी थे, तथा कुछ जो हमारे अधिकार थे, जो मौलिक अधिकार थे, उनको कैसे स्थगित किया गया। और यह जो आपातकाल था वो 1962 से 1968 तक चला। एक लंबा अंतराल तक ये भारी आक्रमण की स्थिति के कारण रहा। और इसी दौरान 1965 का बीच में भी एक युद्ध दोबारा हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो 1962 का युद्ध चीन के साथ और 1965 का युद्ध पाकिस्तान के साथ, उस टोटल ड्यूरेशन में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा बनी रही। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि 1962 26 अक्टूबर को जब ये घोषणा करी गई, उसके पश्चात 8 नवंबर 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 और 22 स्थगित कर दिए गए। और इसी दिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने के अधिकार को भी स्थगित कर दिया गया, जो आर्टिकल 32 के तहत मिलता है हमें। फिर ये 8 नवंबर को हुआ और उसी के एक हफ्ते बाद 14 नवंबर को अनुच्छेद 14 भी स्थगित कर दिया गया। और 26 अक्टूबर 1962 को जब यह घोषणा हुई थी आपातकाल की, उसी दिन से भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया था, जिसमें प्रतिरक्षा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम और भारत प्रतिरक्षा संपत्ति अर्जन एवं अधिग्रहण नियम भी इसी के आधार पर बनाए गए थे। इसी प्रकार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई, जो 27 मार्च 1977 तक जारी रही। आपातकाल की जो घोषणा 1971 में की गई वो पाकिस्तान के आक्रमण के लिए की गई थी। और फिर जो आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 की की गई थी, वह इसी के बीच में वापस लाया गया था। इस बात को समझिए कि 1971 के अंदर जो युद्ध के कारण आपातकाल की घोषणा हुई भारत में, वह जारी रही 27 मार्च 1977 तक। और बीच में इसी ड्यूरेशन के अंदर 26 जून 1975 को एक और आपातकाल की घोषणा की गई, जो कि जिसका सब्जेक्ट डिफरेंट था। और वह सब्जेक्ट था आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की आशंका के नाम पर। यानी 1971 में जो हमने आपातकाल की घोषणा की, वह घोषणा की गई थी पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण के लिए, और वह 1977 तक चली है, मार्च 1977 तक। इसी बीच 26 जून 1975 को
एक दूसरी आपातकाल की घोषणा की गई जो कि आंतरिक अशांति की स्थिति बनने की आशंका के नाम पर की गई। तो 1975 के इस आपातकाल में आपातकालीन प्रावधानों को जितनी अधिक सीमा तक लागू किया गया, उसके पूर्व ये प्रावधान कभी भी इतनी सीमा तक लागू नहीं किए गए थे। आपातकालीन प्रावधानों की घोषणा के दूसरे दिन ही राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को भी निलंबित कर दिया गया। यह आज्ञा आपात स्थिति की अवधि तक जारी रही। संविधान की उक्त धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अनुच्छेद 14, 21, 22 के अंतर्गत न्यायालयों में अपील करने के अधिकार को आपात स्थिति की अवधि तक स्थगित किया जाता है। यह आज्ञा जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर लागू की गई थी। उन्नीस सौ 62 और 1971 के घोषित आपातकाल तो औचित्यपूर्ण था, लेकिन 1975 में घोषित आपातकाल के संबंध में अब यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है कि इसका एकमात्र उद्देश्य तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया गया था। उस आपातकाल की स्थितियों को और शक्तियों के दुरुपयोग को बाद में रोकने के लिए जो अगली सरकार आई, उसने 44वां संशोधन ला करके उसमें कई परिवर्तन किए, जिनको कि हम पहले भी अपने स्टडीज के दौरान थोड़ा समझ चुके हैं। तो ये जो आपातकाल का दुरुपयोग था शक्तियों का, जो हमने तीसरा आपातकाल की घोषणा के समय देखी, जो मैंने अभी आपको बताया 26 जून 1975 को लागू किया गया था, उन शक्तियों को जब यूज किया गया आपातकाल की, तो हमने कई स्वतंत्रताएं अपनी समाप्त होते देखी। हमने केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कानून बनते देखे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से देखा कि जनता को दमन हुआ, विपक्ष का दमन हुआ, विपक्ष के कई लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। और क्योंकि अनुच्छेद 14, 21 और 22 के अंदर के जो अधीन अधिकार थे उनको स्थगित कर दिया गया था, इसलिए विपक्ष के कई लीडर्स जेल में बंद रहे बहुत लंबे समय तक। उनको बाहर आने की अनुमति नहीं मिली, न्यायालयों के अंदर उनके लिए केस नहीं लड़ पाए, विपक्ष का दमन हुआ और पूरे देश के अंदर एक सरकार के शक्तियों के भय का एक माहौल बना। इन अनुभवों को से फिर नई जो सरकार आई, उसने इन अनुभवों के बाद आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को कम करने के लिए संशोधन किए, जिनको हम 44वें संशोधन के अंदर पढ़ते हैं। हमारा ये मानना है, लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते, कि शक्तियों का दुरुपयोग केवल आपातकाल की घोषणा के तहत हो, यह अब तक हम समझ रहे थे, लेकिन हमारे देश के अंदर अनेक बार ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं जिसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। जैसे हम अपने आजकल के अनुभवों के अंदर भी देख रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट में, संसद के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छी तरह से नहीं निभाया जा रहा है। केंद्र सरकार कई ऐसे कानून बना देती हैं और उनका उपयोग इस तरह से होता है, कानून सही बन जाते हैं लेकिन उनका उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि वो पक्षपात रूपी होता है, उनमें विपक्ष के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने के लिए प्रभाव लाया जाता है, एवं इस तरीके से भी होता है कि केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, जो आपातकाल के अंदर जिस तरह हमने देखा था 1975 से 77 के बीच कि केंद्रीय एजेंसीज जो थी, संघीय एजेंसीज, वो विपक्षों के ऊपर हावी रहती थी, वो हम अब भी देख लेते हैं बिना आपातकाल की घोषणा के भी। केंद्रीय एजेंसीज
विपक्षी दलों के लोगों को टारगेट कर सकती हैं, उनको डराने के काम आ सकती हैं। तो यह हमारी संसदीय लोकतंत्र के विपरीत होता है। अब हम अगली बार आर्टिकल 356 के आपातकाल के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।